हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपन स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आपको मैं समझा दूं कि जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है? क्या आपको दिख रहा है? मैं दिखा देता हूँ दोबारा से। देखिए दोस्तों, हम लोग जो पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड, स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है? स्पेशली जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आने लायक है वो क्वेश्चन हमने यानी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट? ठीक है, और क्लास 10th के लिए और हम लोग का टारगेट क्या रहेगा? सिर्फ एग्जाम का, बस। अब कुछ नहीं है, अपने पास टाइम नहीं है बिल्कुल। हम एग्जाम को फोड़ना है हम लोग को, ठीक है? समझ रहे हैं ना? और हम लोग जो आज करेंगे क्या करेंगे? तो फिजिक्स से करेंगे, यानी भौतिकी बोलेंगे इसको। तो ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट आप ही की तरह हैं जो पढ़ सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग पहला क्वेश्चन, जैसे हम लोग आज पढ़ेंगे ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स बोले तो मतलब क्लास 10th में जो लाइट चैप्टर है ना, वो चैप्टर से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है? तो चलिए अपना शुरू करते हैं अपना क्लास को। चलिए ओके माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए अपना क्वेश्चन आ चुके हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? एक मिनट रुक जाइए आप लोग। तो हम लोग क्या देखेंगे? प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। शॉर्ट जो होता है ना 2 नंबर वाला, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है? फिर हम लोग 5 नंबर का भी देखेंगे, ठीक है? तो चलिए अपना शुरू करते हैं अपना क्या पहले यहाँ से। चलिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है? देखिए अपना चैप्टर का नाम क्या है, मैं थोड़ा सा एक और इंडिकेट कर दूं आप लोग को, ताकि आपको साफ साफ दिख सके। देखिए, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। यदि आपको नहीं पता प्रकाश किसे कहते हैं तो मैं बताया तो थोड़ा देर के लिए आपको। देखिए समझिएगा, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। यह फोटोन के कणों से मिलकर बना होता है और इसकी प्रकाश के चाल निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। ये एक्चुअली में इसका पूरा नहीं है डाटा, ये 2.9988 करके ऐसे कुछ नंबर है। सोचिए, तो हम लोग लगभग में लेते हैं 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। कन्फर्म है यहाँ तक सभी को क्या? चलिए तो अपना शुरू करते हैं यहाँ से। यदि आपको पूछे तो मैं थोड़ा सा बता दूँ। देखिए लाइट है ना, हमेशा निर्वात में चलता है, ठीक है? निर्वात में अगर मैं कांच से पूछूँ, कांच जानते हैं ना आप लोग? कांच, यदि मैं आप में कांच के पूछूँ तो कांच में इसका बस 3 है ना, 2 कर दीजिएगा, बस 2 कर दीजिएगा। तो 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड कांच में प्रकाश की चाल है। एक और क्वेश्चन जो इसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूछ दिया इसने। तो देखिए मैं बता दूँ थोड़ा सा कि प्रकाश की चाल बोलता है प्रकाश वर्ष किसका ऐसे मात्रक है। प्रकाश वर्ष आपको लगेगा कि सर ये तो बिल्कुल लाइट से रिलेशन कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, लग भी रहा है। लेकिन आपको बता दूँ कि प्रकाश वर्ष दूरी का ऐसे मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। जो सबसे ज़्यादा दूरी होता है ना, उसी का ऐसे मात्रक है प्रकाश वर्ष, ठीक है? तो यहाँ तक कन्फर्म हो गया आप लोग? तो चलिए अपना क्लास और यहाँ पे अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रकाश यानी सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? इसका मतलब होता है कि सूर्य अस्त और सूर्य उगते समय सूर्य हमेशा लाल ही क्यों दिखता है, और कोई कलर क्यों नहीं दिखता है? बताइए चलिए, क्या वजह है ऐसा होने का? तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। क्षितिज समझते हैं क्या होता है? देखिए मान लीजिए तुम्हारा सूरज है, ये हम लोग है, ठीक है? ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर हम लोग बैठे हैं। तो देखिए सूरज यहाँ पे एक्चुअली में होता है, ठीक है? और यहाँ पे सूरज होता है एक्चुअली में, लेकिन हमको तो प्रकाश तो ना ऐसे रिफ्लेक्टिव होता है इतना, और ये कितना मिनट के अंदर? 2 मिनट के अंदर में होता है, 2 मिनट। अगर डिग्री पूछेगा तो बोलेगा आधा डिग्री। कितना डिग्री होता है? तो आधा डिग्री बनाता है। तो 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम। अगर टोटल पूछे आपसे टाइम तो बोलिएगा 4 मिनट का अंतर होता है। कितना मिनट का? तो 4 मिनट का बोलिएगा। समझ में इतना क्या? समझ गए इतना क्या? और एक चीज़ और मैं बता दूँ, जैसे आप लोग जानते हैं, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ सही से, फिर से एक मिनट, थोड़ा मैं रेड ले लेता हूँ, ठीक है? चलिए, विव ग्योर, जैसे आप पढ़ते हैं विव ग्योर, GYOR, ये पढ़ते होंगे, ठीक है? ये क्या है? ये वायलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड है। ये तुम्हारा क्या विव ग्योर टाइप से है। यहाँ से तुम्हारा मालूम चलता है कि देखिए इसका विचलन है ना, जैसे ऐसे चलता है बिल्कुल स्पीड में। कौन? तो बैगनी कलर। रेड बोलूँ तो रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, ऐसा इसीलिए प्रतीत होते हैं, हमें लाल ही दिखाई देता है। समझ में आ रहा इतना क्या? मैं सभी क्वेश्चन को डील करते हुए चल रहा हूँ दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है? और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सॉरी मिलते हैं मतलब अगला क्वेश्चन के साइड। और क्वेश्चन का उत्तर थोड़ी ना हम अभी दे चुके हैं, तो पहले क्वेश्चन का उत्तर देते हैं, उसके बाद ही कुछ होगा बात। मैं ग्रीन कर लेता हूँ, बार बार चेंज करना पड़ रहा है कलर। देखिए क्षितिज, देखो क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकट हो जाती है। मतलब कण होता है ना आसमान में, वो कण द्वारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है ऐसे ऐसे।
इसलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला प्रकाश से अधिक तुरंगधौरे का होता है, जो कि लाल होता है। इसलिए सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, यानी कि लाल दिखाई देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है। पेपर उठा के देखिए, ये नया चीज़ नहीं, आप उठा के देखिए कि नहीं आ रहा है कि नहीं। पेपर प्रीवियस उठाइए, PYQ मालूम चलेगा आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। प्रधान फोकस और फोकस में क्या अंतर होता है, तो देख लीजिए। प्रधान फोकस दर्पण के प्रधान आज मतलब अक्ष है, अक्ष पर है, आज नहीं लिखा हुआ, अक्ष है, क्या है, अक्ष पर पाया जाता है। लेकिन प्रकाश की समांतर किरणें दर्पण के अपवर्तन परिवर्तन के होने के बाद एक बिंदु पर फोकसित होता है, यह बिंदु फोकस कहलाता है। यह जरूरी ही नहीं है कि फोकस दर्पण के प्रवर्धन अक्ष पर ही पड़े हो। सुनिएगा क्या बोला है। मान लीजिए एक दर्पण है, देखिए यहाँ से आता है, कोई प्रकाश का आता है हमेशा फोकस से ही जाता है, दिखाई दे रहा क्या। तो यही बोल रहे हैं फोकस बिंदु कहलाता है। और यह जरूरी नहीं है कि फोकस दर्पण के प्रधान अक्ष पर ही पड़े, ये भी जरूरी नहीं है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा ना। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोले, पाश्चिक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, देखिएगा। किसी स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है। मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण बोल सकते हैं, निर्गत किरण बाहर निकलते समय। इन दोनों किरणों के बीच की लंबवत दूरी को पाश्चर्य विस्थापन कहते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को। और आपको दिख रहा होगा कि लेंस, यहाँ करता हूँ, बताइएगा लेंस किसे कहते हैं। चलिए, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, देखिएगा सामने। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरण के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को, मतलब इकट्ठा करना दूर करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। यानी कि छोटा करना और बड़ा करना। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। और एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। यानी P बराबर क्या होता है, 1/f। क्या होता है 1/f। कब, जब ये मीटर में हो तब। अब यदि अगर 100 सेंटीमीटर में हो तो ऊपर 100 से गुना कर दीजिएगा, यानी 100/f। सिंपल सी बात है। कंप्लीट यहाँ तक, बताइए कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, सूर्य से देखो, उत्तल लेंस को सूर्य के सामने रखकर सूर्य के देखना खतरनाक क्यों साबित होता है, क्योंकि हमारी आंखें भी खराब हो सकती है वहाँ पर, ठीक है। देखिए, सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरण समांतर होती है। जब उत्तल लेंस पर समांतर किरणें पड़ती है तो एफ यानी फोकस पर फोकसित होती है, और यह संतृप्त प्रकाश से, संतृप्त में इकट्ठा होकर सब, ठीक है, बैंड स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। संतृप्त प्रकाश आँख पर पड़ने पर आँखों की पुतली जल जाती है। अब ऐसे हालात में उत्तल लेंस की से सूर्य को देखना खतरनाक साबित हो सकता है। और अपना आपको क्वेश्चन आंसर हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब आता है गोलीय। जैसे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, गोलीय विपथन से आप क्या समझते हैं, विपथन, गोलीय विपथन से आप क्या समझते हैं, देखिएगा। जब बड़े द्वारक यानी अपर्चर वाले गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण परिवर्तक किरण के बाद फोकस से नहीं गुजरती है तो इस दोष को गोलीय विपथीय कहा जाता है। अब इस दोष से बचने के लिए सामान्य परवलयीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परवलयीय दर्पण में इस टाइप का दर्पन दिख रहा है ना, इस टाइप का दर्पन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परवलयीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि दोष, उसी तरह से तुम्हारा क्या है, जो बड़े द्वारक होता ना है, यानी गोलीय विपथ में इसका प्रॉब्लम एक तरह से, ठीक है। चलिए आगे देखो, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब को बनाता है। सबसे सिंपल है पेपर में, देखिएगा। उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। जब बिंब फोकस के बाहर हो तो लेंस वास्तविक प्रतिबिंब, और जब बिंब फोकस के भीतर हो तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। समझ में आया क्या बोल रहा है यहाँ पे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए। हमारे दर्पण है अपना बाबू, ये मान लीजिए कौन सा दर्पण है, तो बोलेगा आपतल दर्पण है। समझ में आ रहा क्या, देखिए इसने बोला यहाँ पे सेंटर होता है, होगा ना, और यहाँ पे तुम्हारा एफ होगा, ठीक है। तो देखिए मैं कलर चेंज कर दूँ यहाँ पे, समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए इतना बड़ा होगा तो मैं लिख पाऊँगा जी। देखिए जब प्रकाश आती है तो हमेशा फोकस से होकर जाती है, तो फोकस से यानी इधर जितना भी वस्तु रखा लो सबका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और जैसे फोकस और एफ के बीच में बन जाए, पी के बीच में बन जाए पोल पर, तो इसका दर्पण यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। और ऐसा करने से क्या होगा, इस करने से तुमको बनेगा तुम्हारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलिए अब आता है किरण क्या है। सबसे आसान क्वेश्चन, और सबसे पहला आपको अगर कोई पढ़ाता होगा चैप्टर में तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि किरण किसे कहते हैं। देखिए थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा साइज हो गया है अपना। देखिए प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहते हैं। किरण 3 प्रकार के होते हैं, किरण पुंज,
अपसृत किरण और पुंज और समांतर किरण पुंज। परवलयीय दर्पण संसृत किरण पुंज उन्नति करता है, उत्तल दर्पण द्वारा अपसृत किरण पुंज और समतल दर्पण द्वारा समांतर किरण पुंज उन्नत होता है। उन्नत मैंने बताया जाता है यहाँ पे। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों, ऐसा क्या वजह है जो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? इसका देखिएगा, अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद परिवर्तन होकर वापस में फैलती है, मतलब आपस में फैलती जाती है एक तरह से। यानी अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अपसरित कर देती है और अवतल लेंस को इसी गुणी के कारण हम लोग क्या बोलते हैं, तो अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए अपसारी और अभिसारी में अंतर है। अभिसारी मैंने इकट्ठा करेगा, देखिए मान लीजिए तुम्हारे उत्तल लेंस की बात हो रहा है, ठीक है, ऐसे ये इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम्हारा अपसारी है, यानी कि क्या कर रहे हैं, अवतल लेंस की बात हो रहा है, ऐसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दूर फैला रहे हैं, समझ में आ रहा है उस कंडीशन में। चलिए लेंस कितने प्रकार के होते हैं? मेनली तो दो ही तो होते हैं, लेकिन और भी है, देखिए मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, केवल आभासी। याद रखिएगा इसको, हमेशा आता है पेपर में। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है? चलिए जो शुरू बोला ना वही इसका डेफिनेशन है। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाली प्रकाश को परावर्तित करती है तो परिवर्तन हमारे आंखों द्वारा ग्रहण कर जाती है, तब हमें प्रकाश को देखने योग्य बनाता है, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। कि आप लोग समझ गए? यदि नहीं समझे तो मैं आपको समझा दूँ। मान लीजिए कोई वस्तु है दोस्तों, देखिए ये मेरा नेत्र है, यहाँ मान लीजिए नेत्र है, ठीक है। चलिए कलर चेंज करते हैं, ये बार क्लियर है ना, देखिए ये आँख बना नेत्र है। यहाँ से कोई वस्तु, यहाँ सूरज है मान लीजिए, तो वहाँ सूरज है, ठीक है, सन है, यहाँ से प्रकाश आती है, टकराती है, मेरे आँखों में जाती है, इस घटना को तब हमें आँखें में दिखाई देती है, तब मैं क्या बोलूँगा, प्रकाश हमें दृश्यमान बनाता है। और प्रकाश की चाल बोलूँ तो फिर से बता दूँ, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हर बार पेपर में आता है, उठा के देख लीजिए, हर बार आएगा, यकीन नहीं आएगा तो उठा के देखिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण को दो उपयोग को लिखें, ठीक है, लिख लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, डेली लिखते हैं हम लोग। चलिए अवतल दर्पण का उपयोग, देखिए दाढ़ी बनाने के लिए चेहरे को देखने में प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर उसका उपयोग कान, मुंह आदि के अंदर प्रकाश फोकस कर अंदर की बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी दांत का भी। मोटर गाड़ी के अग्र दीपों में जो हेडलाइट होता है ना, उसमें प्रयोग किया जाता है। अब आता है अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में। जैसे गाड़ी होता है ना, गाड़ी देखिए गाड़ी है, मान लीजिए ऐसा कुछ गाड़ी है, मान लीजिए तुम्हारे यहाँ पे नहीं होता क्या ऐसा साइड मिरर, तो उस कंडीशन में बता रहे हैं, ठीक है। तो बोला साइड मिरर में, रोड लाइट में परावर्तन सतह के रूप में और अपसारी किरणों उन्नति उत्पन्न करने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है समतल दर्पण का प्रयोग, देखिए सामने सोलर कुकर में परावर्तन सतह के रूप में, जैसे खाना पकाते हैं ना हम लोग, ऐसा होता होगा, याद आ रहा है कुछ ऐसा प्रकाश का आता होगा ऐसे, उस कंडीशन में चेहरा को देखने में प्रयोग किया जाता है हम लोग का, ठीक है। अब आता है वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश परावर्तन अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और पर्दे पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। हमारे नेत्र रेटिना पर रेटिना होता ना है, वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है और उल्टा ही बनता है, ठीक है। चलिए देखिए प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज में क्या अंतर है। प्रकाश के बिंदु पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। टॉर्च से निकलने वाली किरण प्रकाश पुंज उदाहरण हो गया, ठीक है ना। और एक बिंदु बजा ना ऐसे, उसे रेखा बोलेंगे, यानी कि प्रकाश किरण बोलेंगे बस। नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के गोलीय लेंस में आवर्धन किस प्रकार बदला जा सकता है, तो देखिएगा किसी उत्तल लेंस के प्रक्रम में आवर्धन जब प्रतिबिंब आभासी होता है तब धनात्मक होता है, और जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो ऋणात्मक होता है। किसी अवतल लेंस के प्रक्रम में आवर्धन अवतल लेंस द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाने के कारण सदैव धनात्मक होता है। आभासी प्रतिबिंब बना ना, इसकी वजह से क्या होता है, उसका हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या, तो उसका आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन, ठीक है। चलिए विवर्तन क्या है, विवर्तन चलिए देखते हैं विवर्तन क्या है। यदि प्रकाश के पथ में रखी पारदर्शी वस्तुएं अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की वजह इसके किरणों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसी प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं हम लोग। क्या आप लोग समझ पाए? यदि बोलिए, अगर समझ आया तो कमेंट करिए, नहीं तो तुरंत भर मैं आपको समझाने के लिए रेडी हूँ। मानिए दोस्तों एक कण है, आपको दिख रहा है क्या, जब प्रकाश ऐसे आता है तो इसे ना ऐसे मुड़ जाता है ऐसे,
समझ में आया क्या बोले? कोई कण है जो कण होने के वजह से तुम्हारा मुड़ने के प्रवृत्ति को दिखाता है, यही बोल जा रहा है। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तुएं अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, और इस अभाव को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। कंप्लीट। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए, सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पणों का व्यवहार किया जाता है। क्यों? ऐसा क्या वजह है? देखिए, ऐसा करने से सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण समांतर किरणों और उन किरणों के साथ आने वाली ऊष्मीय किरणों को दर्पण के फोकस पर अपसारित करते हैं, ठीक है, जिससे ऊष्मा का उपभोग भोजन कराने में, मतलब भोजन पकाने में होता है। उपभोग बोलते उसका यूज, ठीक है, उपयोग, वो उपयोग लिखल भी है। उपयोग इसका किस लिए करते हैं हम लोग? भोजन पकाने में किया जाता है, ठीक है। चलिए, सबसे फेमस क्वेश्चन है एग्जामिनर का, जो कि हर बार पूछता है और छोड़ता एक बार भी नहीं है दोस्तों। तो देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, आपको पूछेगा पेपरों में। तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्यों? ऐसा क्या वजह हो सकता है? बड़ा सिंपल वजह है, ठीक ना। एक बार जान लीजिएगा, दोबारा आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ग्रह तारों की अपेक्षा बहुत समीप होता है, अतः इनमें उतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्व के अस्तित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणें की संख्या में अपेक्षाकृत कम ही कम आती है, और वे लगभग स्थायी रूप में चमकते दिखते हैं। तारों से चलने वाली प्रकाश किरण वायुमंडल में विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरण के पथ में विचलन होता है, और तारे का प्रकाश भिन्न क्षणों में अपरिवर्तित होती है। इसलिए तारे कैसे दिखता है हम लोग को? टिमटिमाता हुआ नजर आता है। क्या आप समझ पाए या मैं समझाऊं? तो देखिए दोस्तों, देखिए माय डियर स्टूडेंट, आप समझ नहीं पाए होंगे तो मैं बता दूं दोबारा से, टेंशन नहीं करने का, बस सपोर्ट करिए। अब मैं आपको अच्छी तरह से एकदम डील करके समझाऊंगा, टेंशन नहीं करने का। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आप है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये तुम्हारा असली में तारा है। यहाँ तुम्हारा वायुमंडल के बहुत सारे परतें हैं, है कि नहीं है? बताइए खुद ही, ठीक। जब प्रकाश यहाँ पे आती है, देखिए गौर से करिएगा, तो इसने लहरें होने के वजह से एक बार इधर चला गया, एक बार इधर मुड़ गया, एक बार इधर मुड़ गया, एक बार इधर मुड़ गया, एक बार तुम्हारा आँख में आया। अब गौर करिए कि ये तुम्हारा, अगर मैं डॉट डॉट करके मिलाऊँ तो एक बार यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है, ठीक है, एक बार यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट करके मिलाऊँ तो एक बार हमको यहाँ नज़र आ रहा है। अब खुद ही बताइए, है तो तुम्हारा यही तारा, लेकिन लग रहा है कि दो है, इसलिए तुम्हारा दूर होने के वजह से चमकता है, रिफ्लेक्शन करता है, एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग। समझ ना? समझ में आ रहा क्या बोल रहे थे? इसके वजह से तुम्हारा क्या लगता है? तो कभी हवाएं बहुत तेज चलती है ना वायुमंडल में, इसके वजह होता है, और इसके वजह से होता है, इस कंडीशन में आता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता? क्योंकि ग्रह से डायरेक्ट हमारे आंखों में प्रवेश आ जाता है प्रकाश, और इसको दूर नहीं ना है, इसलिए पास है, इसकी वजह से नहीं चमकता है, ठीक। चलिए देखिए, बिना स्पर्श किए, देखिए समझिएगा, बिना स्पर्श के अवतल लेंस तथा कांच के परिवर्तनाकार प्लेट की पहचान कैसे की जाती है? देख लीजिए, दोनों तरफ के लेंसों और कांच की प्लेट को बारी बारी से अपने हाथ से पकड़कर किसी पुस्तक के छपे पृष्ठ के निकट रखते हैं, और इससे होकर अक्षर देखते हैं हम लोग। यदि पुस्तक, देखिए सामने, यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाई देते हैं तो ये उत्तल लेंस होगा। यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटे दिखाई देते हैं, मतलब बराबर दिखते हैं, तो ये कांच का प्लेट होगा, यानी शीशा की बात बोल सकते हैं। यदि वस्तु के छापे अक्षर को वास्तविक आकार से छोटा दिखाई पड़ता है, उससे क्या बोलूँगा मैं? तो अवतल लेंस कह सकते हैं इसको। प्रकाश घनत्व क्या है बताइए? प्रकाश घनत्व क्या है? प्रकाश घनत्व देखिए पेपर में आता है, प्रकाश घनत्व एक निश्चित संपृक्तता का होता है, वह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। जिस माध्यम का प्रकाश की घनत्व अधिक होता है वह संघन माध्यम है, अन्यथा यह विरल माध्यम होगा। विरल माध्यम से प्रकाश किरण संघ माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब संघन माध्यम से प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता नहीं समझ में आएगा। देखिए, समझाने के लिए मैं रेडी हूँ ना, टेंशन नहीं करने का। देखिए, मान लीजिए तुम्हारा ये कोई अपवर्तनांक ग्लास है, कोई प्रकाश आता है दोस्तों, तो ये अभिलंब है, और अभिलंब से जब क्या होता है? पास आ जाता है। जब भी तुम्हारा विरल से संघ माध्यम जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और जैसे अभी क्या बोलते हैं? विरल से, मतलब संगन से विरल में जाए तो अभिलंब से क्या होता है? दूर हट जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का घनत्व क्या है, ये तुम्हारा बता दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक ना। चलिए, यहाँ पे गोलीय, देखिए समझिएगा, यहाँ पे गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तन के लिए नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी दर्शाइए। नई कार्तिक, अरे सिंपल सी है दोस्तों। देखिए, ये तुम्हारा बचपन में पढ़ते हैं एक्स, और ये तुम्हारा क्या वाई वाला ग्राफ होता है ना। देखिए नीचे थोड़ा सा बनाता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ बनाते, ये तुम्हारी जो वाई है, और ये वाई डैश है, तुम्हारा एक्स डैश है। इधर वाला ऐसे मान लीजिए, तो ये वाला सब माइनस, ये वाला सब क्या होगा?
प्लस, तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे। बीम सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, यानी इस साइड रखा जाता है, इस साइड, ठीक है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बीम से प्रकाश से बाईं से आपतित होती है। मुख्य अक्ष के समांतर यदि दूरियां ध्रुव से ध्रुव में मापे, हमेशा दूरियां है ना यहाँ पोल से नापी जाती है, यानी ध्रुव से मापी जाती है। मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस यानी एक्स अक्ष के अनुदिश, इधर एक्स प्लस है, इधर वाला मापी गई दूरियां धनात्मक मान जाती है, जबकि मूल बिंदु से बाईं ओर यानी माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां क्या होता है, इधर वाला सबके सब नेगेटिव होता है। बस सिंपल हो गया, खत्म। चलिए आगे देखते हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति कैसा होता है? अरे सिंपल है, जैसा एकदम सेम सेम। देखिए मान लीजिए दर्पण है, ब्लैक चेंज करते हो पहले, ब्लैक अच्छा लग रहा है ना, ये दर्पण है मान लीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पे आप है, मान लीजिए सज रहे हैं आप लोग, यहाँ जितना दूरी पे आप है उतना दूरी पे आपका फोटो बनेगा, इधर बनेगा कि नहीं बनेगा खुद ही बताइए। हमेशा कैसे बनेगा? तो देखिएगा प्रकाश ऐसा जाएगा, आपको पता ही है, प्रकाश ऐसे भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा, और तुम्हारा एंगल आया एंगल आर के बाद बताएगा यहाँ पे। तो जितना दूरी पे यहाँ पे यू होगा उतना ही दूरी पे आप भी इधर भी होंगे। अगर यहाँ पे आप इधर थीटा घूमेगा तो इधर थीटा घूम जाएगा आप लोग। अगर इस इधर स्पीड आपका भी है यानी 2 है तो इधर स्पीड क्या हो जाएगा 4, यानी कहने का दुगना हो जाता है। अगर भी है तो इधर क्या हो जाएगा 2 भी हो जाएगा। पाँचचार्य परिवर्तन होता है। समझ में आई था चीज़ क्या? चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल में। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बीम के समान के बराबर होता है, सेम साइज होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतनी ही पीछे बनता है जितना दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखा हो। देखो इतना दूरी बन गया। काल्पनिक वर्चुअल बनता है, तुम्हारा कभी पर्दे प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं, तो तुम्हारा काल्पनिक बन गया। कंप्लीट यहाँ तक दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहे हैं? अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में क्यों किया जाता है, और क्यों कहाँ नहीं करते हम लोग? क्या वजह है? देखिएगा, चेहरे को अवतल दर्पण के फोकस के भीतर रखने पर सीधा काल्पनिक या बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब ऐसे परिस्थिति में छोटे छोटी दाढ़ी लंबी मालूम पड़ती है। दाढ़ी बनाने में इस दर्पण के उपयोग से दाढ़ी नहीं छूटती है, यानी यही कारण है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? छूकर एवं बिना छुए कैसे पहचाना जा सकता है? अवतल दर्पण को छूने पर पता चलता है कि इसका परिवर्तन सतह नहीं होता है। अवतल दर्पण का परिवर्तन सतह उभरा होता है और समतल दर्पण का परावर्तन सतह समतल होता है। और तीनों दर्पणों के फोकस के भीतर एक पृष्ठ एक वस्तु पिन को बारी बारी से रखा जाता है। और जिस दर्पण में वस्तु जिन पिन का प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा दिखाई पड़े वह अवतल दर्पण है। और जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा छोटा दिखाई पड़े वो तुम्हारा उत्तल दर्पण है। और जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु के बराबर दिखाई पड़े उसे क्या बोलेंगे हम लोग? समतल दर्पण बोलेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, एक बार पहले भी है तो एक बार इस बार भी है, तो आप समझिए इसको थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं। लेंस के चेंज क्यों हो रहा है बार बार यार? लेंस के प्रकरण में आवर्धन की गणना कीजिए। उत्तल लेंस में आवर्धन उस स्थिति में धनात्मक होती है जब उसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा उन स्थिति में ऋणात्मक होता है जब उसके द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक है। लेकिन अवतल लेंस में आवर्धन सदैव ही धनात्मक होती है। तो याद रखना हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मैग्नीफिकेशन एम नहीं, एफ नहीं, एम। अवतल लेंस में मुख्य कितने फोकस होते हैं? 2 होते हैं, सिंपल सी बात है। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश लेंस के दोनों ओर से होकर जाती है, अतः यह कई कारण है कि प्रत्येक में लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के दोनों ओर एक फोकस होते हैं। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब किसे बोलते हैं? देखिए किसी नेत्र से आने वाली प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलती है, बल्कि परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन कितने किरणों के पीछे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिले तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और पर्दे पर प्राप्त लेना असंभव है, यानी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, बताइए यहाँ तक कैसा लगा वीडियो? तो अपना वीडियो यहीं तक रहेगा, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ, इसी का अगला चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करें दोस्तों। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो सोचिए आप लोग, देखिए आप ये मत सोचिएगा मैं डियर स्टूडेंट बोलता हूँ कभी दोस्तों बोलता हूँ, दोनों एक ही है। ठीक है, आप समझिए उसको, बस समझना है, मेरा बोलने का एक स्टाइल है, बोल सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। और इस तरह से वीडियो बनाने के लिए आप कमेंट करिए ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और मैं और फटाफट वीडियो बना के पूरा बोर्ड से पहले आपको सारा का सारा सिलेबस आपके हाथों में रख दूँ। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।